हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के सेशन के लिए। तो आज की ये क्लास मेरे क्लास 12 के रॉक स्टार्स के लिए है और आज की क्लास में हम लोग ज्योग्राफी के एक और चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तो वन शॉर्ट रिविजन है, मतलब पूरा चैप्टर आपका इसी एक वीडियो से हो जाएगा। आज के क्लास में हम कौन सा चैप्टर कवर करने वाले हैं? द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। जैसा कि नाम सुनकर पता चल रहा है, इस चैप्टर में हम लोग वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे। पॉपुलेशन से रिलेटेड काफी सारे टर्म्स भी आपको इस चैप्टर में समझाया जाएगा। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको मजा आएगा। पर आगे बढ़ने से पहले जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि पूरे साल जब भी मैं आप लोगों के लिए ऐसी अमेजिंग ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड वीडियोस लेकर आऊं, आपको पता चल जाए। कूल है? चलो तो सब लोग रेडी हो जाओ। सब लोग अपने एनसीईआरटी बुक्स को साइड में ओपन कर लो, ठीक है? पेज, पेन, पेंसिल जो भी उठाना है उठा लो। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का ये सेशन। तो पहला हमारा टॉपिक क्या है? हमारे चैप्टर की शुरुआत एक बहुत प्यारे से कोटेशन के साथ हो रही है जो कि रैल्फ इमर्सन ने कहा था। तो क्या कहा रैल्फ इमर्सन ने? Not gold, but only women or men can make a people great and strong. तो बेसिकली रैल्फ कह रहे हैं कि सिर्फ गोल्ड नहीं, पर एक कंट्री की पहचान वहां के विमेन और मेन से भी बनती है। विमेन who for truth and honor's sake stand fast and suffer long. ऐसे विमेन या मेन जो ट्रुथ के लिए, जो सच्चाई के लिए स्ट्रगल करते हैं। ऐसे विमेन या मेन जो तब मेहनत करते हैं जब बाकी सब सो रहे होते हैं। ऐसे विमेन या मेन जिनमें हिम्मत होती है, who dare while others flee, जब बाकी सब डर के भाग रहे होते हैं। तो ऐसे विमेन या मेन जो हिम्मत दिखाते हैं, ऐसे लोगों से एक बढ़िया कंट्री बनती है। ये रैल्फ इमर्सन ने कहा है। और चैप्टर की शुरुआत में ही ये कोटेशन क्यों डाल दी गई है? ताकि आपको आइडिया लगे कि एक कंट्री की पहचान वहां के लोगों से बनती है। तो बहुत जरूरी है कि हमें कंट्री के लोगों के बारे में पता हो, ठीक है? पॉपुलेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे कंट्री का, ठीक है? तो यही चीज आपको यहाँ पर बहुत आसान शब्दों में समझाई जा रही है कि एक कंट्री की असली वेल्थ, एक कंट्री की असली ताकत वहां के लोग होते हैं, ठीक है? एक कंट्री का एक्चुअल रिसोर्स क्या होता है? वहां के लोग। क्योंकि देखो, कंट्री में जितने भी रिसोर्स हो, गोल्ड हो, आयरन हो, जो भी हो, उसे यूज कौन करेगा? उसे बाहर निकालेगा कौन? उसे प्रोसेस कौन करेगा? हम ही तो करेंगे, है ना? तो बाकी सारे रिसोर्सेज बेकार हैं अगर कंट्री के लोग सही नहीं है तो कंट्री का ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या होता है? वहां के लोग। अब क्योंकि आपको ये चीज समझ आ गई है कि कंट्री में कंट्री के लोगों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो अब आपको समझ आने लगेगा कि हम लोग पॉपुलेशन के बारे में पूरा चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि पॉपुलेशन बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसीलिए काफी जरूरी है कि हमें अपने कंट्री के लोगों के बारे में पता हो। हमें पता होना चाहिए हर साल हमारे कंट्री में कितने लोग बॉर्न होते हैं। हमें पता होना चाहिए हर साल हमारे कंट्री में कितने लोगों की डेथ होती है। हमें आइडिया होना चाहिए कि कंट्री में कितने लोग गांव में रहते हैं, कितने लोग शहरों में रहते हैं, कितने लोग पढ़ लिख सकते हैं, कितने लोग काम पे जाते हैं। ये सब हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एक देश उस देश के लोगों से ही बनता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था, ठीक है? अब आपको वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में कुछ फैक्ट्स बताए जा रहे हैं। तो 21st सेंचुरी की शुरुआत में हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन क्या थी? ओवर 6 बिलियन पॉपुलेशन। यहां से बन जाएगा अपना एमसीक्यू। बोर्ड एग्जाम में भी, सीयूईटी में भी याद रखना, 21st सेंचुरी के बिगिनिंग में वर्ल्ड पॉपुलेशन क्या थी? ओवर 6 बिलियन, ठीक है? तो ये जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर में आप पॉपुलेशन के बारे में पढ़ोगे, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन पैटर्न्स, बेसिकली वर्ल्ड पॉपुलेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे। तो याद रखना कि पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या मतलब है इसका? अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब
कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर बहुत कम पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन इवन तरीके से नहीं बट रखी, कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है। एक बार जॉर्ज बी क्रेसी ने कहा था एशिया के पॉपुलेशन के बारे में कि एशिया हैज मेनी प्लेसेस वेयर पीपल आर फ्यू। यहां तक समझ लो, इन्होंने कहा कि एशिया में ऐसे बहुत सारी जगहें हैं जहां पर लोग बहुत कम हैं। एंड और क्या कहा इन्होंने, एंड फ्यू प्लेस वेयर पीपल आर वेरी मेनी, और एशिया में थोड़े से ऐसे जगह हैं जहां पर लोग बहुत ज्यादा हैं। तो बेसिकली जॉर्ज बी क्रेसी ने ये बोला कि एशिया में अनइवन तरीके से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। क्या है अपना नेक्स्ट टॉपिक, पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन वर्ल्ड। ठीक है, तो हम पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रखा है वो समझेंगे। देखो, अगर आप पॉपुलेशन को समझना चाहते हो तो आपको पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन भी समझना पड़ेगा। पर होता क्या है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन यानी ये समझना कि पॉपुलेशन कैसे बटा हुआ है, कहां पे ज्यादा है कहां पे कम है, इसे हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ओके, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन आ गया समझ। अब थोड़े से फैक्ट सुनते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। आपसे कह रहे हैं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन में जितने भी लोग हैं वर्ल्ड में, उनमें से 90% लोग तो पूरे वर्ल्ड के 10% जमीन में ही रहते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, 90% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लाइफ, वर्ल्ड में जितने लोग हैं उनमें से 90% लोग तो 10% जमीन पे ही रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है कि पूरे वर्ल्ड में टॉप 10 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज जो हैं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में टॉप 10 ऐसी जो कंट्रीज हैं जहां पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, वहां पर 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है। सोचो, जितना भी पॉपुलेशन है पूरे दुनिया का, उसमें से 60% पॉपुलेशन तो सिर्फ और सिर्फ 10 कंट्रीज में ही बसा हुआ है। ठीक है, अब ये 10 कंट्रीज, टॉप जो 10 कंट्रीज हैं उनके बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं। याद रखना, इन 10 कंट्रीज में से 6 कंट्रीज ऐसी हैं जो अपने एशिया कॉन्टिनेंट की ही हैं। ओके, चलो तो अब हम इन कंट्रीज को देखते हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन चाइना में, ठीक है, उसके बाद इंडिया में। यहाँ ये जो नीचे पॉपुलेशन के नंबर्स लिखे हैं ना, ये मिलियंस में लिखे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे कंट्री का नाम लिखा हुआ है। तो चाइना, इंडिया, फिर यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रशिया और मेक्सिको। ठीक है, तो ये ग्राफ हमारे एनसीईआरटी का ही ग्राफ है। ये आपके एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए दे रखा है ताकि आपको आइडिया लगे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन सी कंट्रीज में है। ठीक है, ये ग्राफ कूल है सबको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, सबसे पहले तो वो समझ लेते हैं। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जमीन की ना लिमिटेड कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो मतलब मान लो ये अपनी कोई जमीन है, इसकी लिमिटेड कैपेसिटी है। ठीक है, मान लो यहाँ पे 5 लोग रहते हैं। ठीक है, मैक्सिमम आप यहाँ पे मान लो 100 लोगों को भर सकते हो। ठीक है, उसके आगे आप नहीं भर सकते, आप चाह कर भी नहीं भर सकते, क्योंकि जमीन लिमिटेड है। ठीक है, अगर आप सोचोगे कि यहाँ पे मैं 500 लोगों को बिठा देती हूँ तो नहीं हो पाएगा, जमीन की लिमिटेड कैपेसिटी होती है। ठीक है, इसीलिए हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड के ऊपर कितने लोग रह रहे हैं। इसी चीज को हम कहते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, जब आप नंबर ऑफ पीपल और साइज ऑफ लैंड का रेशियो निकालते हो तो हम उसे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। नंबर ऑफ पीपल मतलब एक जगह का पॉपुलेशन, साइज ऑफ लैंड मतलब जमीन का साइज। तो जब आप इन दो नंबर्स को डिवाइड करते हो तो जो आंसर आता है उसे हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है तुम्हें कि क्या यार दीदी तो मैथ्स की बातें करने लग गई, डिविजन विविजन कह दिया दीदी ने। मैथ्स मतलब मैंने देखा है ज्यादातर जो मेरे ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं उन्हें मैथ्स उतना पसंद नहीं रहता, और मतलब मुझे खुद मैथ्स नहीं पसंद है। तो अगर कोई डर रहा है थोड़ा थोड़ा कि क्या डिविजन विविजन रेशियो करने लग गई है, तो हाँ थोड़ा सा मतलब इसमें एक फॉर्मूला है, पर रेस्ट एश्योर्ड बहुत इजी है। ठीक है,
तो सुपर इजी है, तुम लोग मतलब छोटी छोटी क्लासेस से करते आ रहे हो, उतना ही मैथ्स है और कुछ मतलब खतरनाक कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन अपॉन एरिया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है कि हम लोग डेंसिटी कैसे निकालते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ सकता है, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में कहा है कि एक जगह है, जगह का नाम है x और ये जगह 100 स्क्वायर किलोमीटर की है। ठीक है, मतलब जगह का साइज बता दिया और इस जगह की पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन बता दी 1,50,000। आपसे कह रहे हैं कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन निकाल दो। सुपर इजी, हमें पता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का फॉर्मूला क्या है? पॉपुलेशन अपॉन एरिया। मतलब पॉपुलेशन मतलब नंबर ऑफ लोग, यहां पर लिख दो। एरिया हमें बता रखा है कि 100 है, तो एरिया यहाँ पे लिख दो। 0 0 कट कर दो, आंसर बचा 1,500 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। इतना ही है। ठीक है, तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे सुपर इजी नंबर्स होंगे। आई होप तुम लोग इजीली संभाल लोगे। ऐसा भी हो सकता है कि डेंसिटी बता दें, एरिया बता दें और पॉपुलेशन पूछ लें, तो कुछ नहीं करना, एरिया को वहां भेज देना और पॉपुलेशन निकाल देना। यहाँ डिवीजन में वहां जाके मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो ऐसे ही मतलब सुपर इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन से। तो फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो अभी हमने पढ़ा कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर पॉपुलेशन कम है। अब इसके पीछे कोई तो कारण होगा ना, है ना? कोई तो रीजन होगा कि बहुत सारे लोग एक जगह पर जाकर सेटल हो रहे हैं। कोई तो रीजन होगा कि एक एरिया में बहुत कम लोग रहना पसंद करते हैं। तो इस टॉपिक में आपको यही पढ़ाया जाएगा। अरे वाह, ये मेरी कलाकारी देख रहे हो, इसे मिटा देते हैं। हाँ, तो इस टॉपिक में आपको यही बता रहे हैं, ठीक है, कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन के ऊपर असर पड़ता है। पहले सारे ज्योग्राफी रिलेटेड फैक्टर्स को देखेंगे, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स को देखेंगे। पॉइंट 1 है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। सुपर इजी टॉपिक है ये, है ना? आपको खुद भी पता है कि पानी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें पीने के लिए रोज पानी चाहिए होता है, नहाने के लिए, कुकिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए पानी बहुत ज्यादा जरूरी है ना? तो सिंपल सा लॉजिक है, जहां पर पानी ज्यादा होगा वहां पर लोग ज्यादा रहेंगे क्योंकि पानी जरूरी है। जहां पर पानी कम होगा वहां पर लोग कम रहेंगे, है ना? जैसे आपने देखा होगा रिवर वैलीज जो होती हैं, जहां पर भी नदियां होती हैं, वहां पर लोग ज्यादा होते हैं। और डेजर्ट टाइप एरिया जहां पर कोई नहीं पानी नहीं होता, वहां पर लोग भी कम होते हैं। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के ऊपर पॉपुलेशन डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? लैंडफॉर्म के ऊपर पॉपुलेशन डिपेंड होता है। लैंडफॉर्म मतलब वहां की जमीन कैसी है, प्लेन एरिया है, हिली एरिया है, माउंटेन एरिया है, इन सब पे डिपेंड करता है। कैसे? अगर कोई प्लेन एरिया है तो प्लेन एरिया में क्या होता है, क्योंकि जमीन प्लेन होती है तो वहां पर कंस्ट्रक्शन करना, एग्रीकल्चर करना, इंडस्ट्रीज बनाना सब कुछ आसान होता है। नॉर्मली वहां की मिट्टी भी फर्टाइल होती है तो लोग वहां पर ज्यादा रहते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप माउंटेनियस एरियाज की बात करो तो माउंटेनियस एरियाज के साथ क्या रहता है, माउंटेनियस एरिया में कोई कंस्ट्रक्शन करना या फिर कोई एग्रीकल्चर करना बहुत मुश्किल है, घर बनाना ये सब बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए यहाँ पर आप देखोगे ऐसे एरियाज में पॉपुलेशन कंपैरेटिवली काफी कम होता है। आपको एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे गंगा प्लेन वाला जो एरिया है वहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। ऑन द अदर हैंड हिमालय के जो माउंटेनियस एरियाज हैं वहां पर बहुत कम पॉपुलेशन है। ठीक है, स्कार्सली पॉपुलेटेड मतलब वहां पे बहुत कम पॉपुलेशन है। नेक्स्ट, पॉपुलेशन क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर कोई एक ऐसा एरिया है जहां पर बहुत तेज गर्मी होती है या बहुत तेज ठंड पड़ती है तो वहां पर लोग रहना पसंद नहीं करते, वहां पे लोग कम रहते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर कोई ऐसा एरिया है जहां पर बहुत प्यारा सा मौसम रहता है, प्लेजेंट क्लाइमेट रहता है, तो लोग वहां पर रहना ज्यादा पसंद करते हैं। आपको एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, जो मेडिटेरियन रीजन है हमारा, वहां पर बहुत प्यारा क्लाइमेट रहता है, प्लेजेंट क्लाइमेट रहता है, तो इसीलिए वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है। आपको ये भी समझा रखा है कि अगर कोई एक ऐसा एरिया है जहां पे बहुत तेज बरसात होती है, पूरे साल बस बारिश ही होती रहती है, तो वहां पर भी लोग रहना ज्यादा
पसंद नहीं करेंगे, वहां पर भी क्या होगा, लो पॉपुलेशन होगा। नेक्स्ट, सॉइल, वहां की मिट्टी कैसी है, इस पर भी पॉपुलेशन डिपेंडेंट है। तो अगर किसी एरिया में बहुत फर्टाइल, बहुत अच्छी मिट्टी है, तो वहां पर लोग अच्छे से खेती कर पाएंगे, अपना डेवलपमेंट कर पाएंगे, तो वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर लोग किसी ऐसे एरिया में जाएंगे जहां पर मिट्टी अच्छी नहीं है, जहां खेती नहीं हो पाती, तो लोग वहां पर रहना पसंद नहीं करेंगे, वहां पे पॉपुलेशन क्या होगा, वहां पे पॉपुलेशन हमारा काफी कम होगा। ठीक है, तो अभी तक आपने जो पढ़े वो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स थे, यानी ज्योग्राफी से रिलेटेड फैक्टर्स थे जो पॉपुलेशन को इंपैक्ट करते हैं। अब हम इकोनॉमिक फैक्टर्स पढ़ेंगे। ज्योग्राफी के अलावा और भी फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इंपैक्ट करते हैं, उनके बारे में समझते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स में फर्स्ट क्या है, मिनरल्स। तो ऐसे जो भी एरियाज होते हैं बच्चों जहां पर मिनरल्स ज्यादा होते हैं, वहां पर क्या होता है, अगर मान लो कोई एरिया वहां पे मिनरल बहुत ज्यादा है, तो कुछ टाइम के अंदर अंदर वहां पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ जाएंगी, और अगर इंडस्ट्रीज आ गई तो दूर दूर से लोग वहां पे काम करने के लिए आएंगे, वर्कर्स आएंगे वहां पे काम करने के लिए, जिसके वजह से क्या होगा, जब बहुत सारे वर्कर्स आएंगे धीरे धीरे वहां पे पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी। तो ऐसे एरियाज जहां पे मिनरल ज्यादा होते हैं वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होता है। एक एग्जाम्पल आपको दे रखा है, कतांगा जाम्बिया का कॉपर बेल्ट का जो इलाका है अफ्रीका में, वहां पे इसी वजह से पॉपुलेशन ज्यादा है। नेक्स्ट, अर्बनाइजेशन, ऐसे एरियाज जहां पे शहर बहुत ज्यादा होते हैं वहां पर भी पॉपुलेशन बढ़ जाती है। नॉर्मली लोग ऐसे एसोसिएट करते हैं कि शहरों में बहुत अच्छी फैसिलिटीज होती हैं, पढ़ाई, जॉब, हॉस्पिटल, सारी फैसिलिटीज ज्यादा होती हैं, तो लोग अपने गांव को छोड़ छोड़कर शहरों में जाना पसंद करते हैं। तो अगर कोई एक ऐसा एरिया है जहां पर शहर काफी ज्यादा है, तो वहां पर भी पॉपुलेशन धीरे धीरे ओवर टाइम बढ़ने लगेगी। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऐसे एरियाज जहां पर इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा हैं वहां पर भी पॉपुलेशन हाई रहती है। कैसे, ज्यादा इंडस्ट्रीज मतलब ज्यादा वर्कर्स, और अगर वर्कर्स बहुत टाइम तक काम कर रहे हैं तो धीरे धीरे वहां पे उनकी फैमिली आ जाएगी, धीरे धीरे फैमिली के लिए एजुकेशन आने लगेगा, स्कूल्स आने लगेंगे, फिर हॉस्पिटल्स आने लगेंगे। तो टाइम के साथ इंडस्ट्रीज जहां पर होती हैं वहां पर भी पॉपुलेशन बढ़ता है। हमारे एनसीईआरटी में इसका एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, कोबे ओसाका रीजन जो है जापान में, वहां पर इंडस्ट्रीज के वजह से, ज्यादा इंडस्ट्रीज होने के वजह से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, सोशल और कल्चरल फैक्टर्स की वजह से भी पॉपुलेशन बढ़ता है। तो कभी कभी क्या होता है, लोग रिलीजन या कल्चर के वजह से ट्रैवल करते हैं। मान लो कोई एरिया है वो उनके रिलीजन में बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, तो लोग वहां पर ट्रैवल कर जाएंगे, वहां माइग्रेट कर जाएंगे। मान लो कोई एक इलाका है वहां पे बहुत वॉर होता है, बहुत पॉलिटिकल टेंशन है, तो लोग वहां रहना पसंद नहीं करेंगे, वहां की पॉपुलेशन कम होने लग जाएगी। तो सोशल और कल्चरल फैक्टर्स पर भी क्या होता है, हमारी पॉपुलेशन डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाता है यार कि बताओ व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग आवर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको ये फैक्टर्स लिख देने हैं। ध्यान रखना, अगर ज्योग्राफिकल फैक्टर्स पूछें तो ज्योग्राफिकल ही लिखना है, गलती से इकोनॉमिक मत लिख कर आ जाना उसमें। ठीक है, चलो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है ये समझते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ यानी हमारी पॉपुलेशन टाइम के साथ साथ कैसे बदल रही है। पॉपुलेशन ग्रोथ पॉजिटिव हो सकती है, मतलब ऐसा हो सकता है कि एक साल के बाद पॉपुलेशन बढ़ जाए तो हम उसे पॉजिटिव ग्रोथ कहते हैं। पर पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि टाइम के साथ कहीं पर पॉपुलेशन कम हो जाए तो हम उसे नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ को आप नंबर में भी लिख सकते हो या फिर आप परसेंटेज में भी लिख सकते हो। ठीक है, और पॉपुलेशन ग्रोथ हमारे लिए समझना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आप किसी भी एरिया में इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट ये सब समझना चाहते हो तो आपको पॉपुलेशन ग्रोथ वहां का पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट ज्योग्राफी में पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं वो आपको समझा रखे हैं, तो एक एक करके देखते हैं। पहला टर्म क्या है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन मतलब कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पॉपुलेशन कैसे बदल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है कि इंडिया की पॉपुलेशन 2001 में कितनी थी,
102.7 करोड़। इंडिया की पॉपुलेशन 2011 तक आते आते कितनी हो गई? 121.02 करोड़। तो हमारी पॉपुलेशन कितनी बदली? इतना मैथ्स कर सकते हैं हम, है ना। 2001 से 2011 तक पॉपुलेशन कितनी बदली? डायरेक्टली अगर हम इन दो नंबर्स को माइनस कर दे तो हमें पता चल जाएगा, है ना। आंसर क्या आएगा? 18.15 करोड़। तो मतलब हमारे यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ कितना हुआ? 18.15 करोड़ के अराउंड। ओके, तो इसी को ही कहते हैं ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। मतलब अलग अलग टाइम पीरियड के बीच में पॉपुलेशन कितना बदल रहा है, उसे हम पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है? अगर आप पॉपुलेशन चेंज को ही परसेंटेज में लिख दोगे ना तो कुछ नहीं, फिर वो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसी डिजिट को परसेंटेज में एक्सप्रेस कर दें तो ये ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन कहलाएगा। नेक्स्ट क्या है? नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन मतलब नेचुरल रीजंस की वजह से पॉपुलेशन कितना ग्रो कर रहा है। तो नेचुरल ग्रोथ में हम देखते हैं कि एक एरिया में कितने बच्चे बॉर्न हुए, एक एरिया में कितने लोगों की डेथ हुई, उसे माइनस कर दो, नेचुरल ग्रोथ मिल जाएगा। तो मान लो कोई जगह है वहां पे 10 बच्चे बॉर्न हुए और वहां पे 5 लोगों की डेथ हुई, तो पॉपुलेशन ग्रो कितना करा? 10-5, मतलब 5 से नेचुरल ग्रोथ हुई। ठीक है, नेचुरल ग्रोथ में हम सिर्फ बर्थ और डेथ को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में हम ये भी देखते हैं कि उस इलाके में कितने लोग आए, माइग्रेट करके आए, और कितने लोग उस इलाके को छोड़कर चले गए, माइग्रेट करके कहीं और चले गए। ठीक है, तो एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन अगर आपको निकालनी हो तो आप क्या करोगे? आप पहले पता करोगे वहां बच्चे कितने बॉर्न हुए, फिर आप माइनस करोगे लोगों के डेथ से। ठीक है, इस नंबर को अलग करो, अलग रखो। तो मतलब मान लो 10 बच्चे बॉर्न हुए, 5 लोगों की डेथ हुई, 10-5 5। ठीक है, प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन। इन माइग्रेशन मतलब कितने लोग अंदर आए उस शहर के, आउट माइग्रेशन मतलब कितने लोग बाहर गए उस शहर से। तो मान लो 3 लोग आए और 2 लोग बाहर चले गए, तो इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन, 3 - 2 कितना होता है? 1। ठीक है, तो हमने इस नंबर को भी अलग से यहाँ पे लिख दिया 1। इसका आंसर 5 आया, इसका आंसर 1 आया, बीच में प्लस का साइन है। 5 + 1 = 6। ठीक है, तो एक्चुअल ग्रोथ कितनी हुई वहां पर? 6 हुई। ठीक है, तो बस इतना फर्क है कि नेचुरल ग्रोथ में हम लोग क्या करते हैं? बर्थ और डेथ को देखते हैं, और एक्चुअल ग्रोथ में हम लोग क्या करते हैं? इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन को भी देखते हैं। कूल है? यहां तक क्लियर है सबको? आगे आ जाओ। पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन मतलब जब हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही होती है ना तो हम उसे पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। अक्सर पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कब होता है? जब बच्चे बहुत ज्यादा बॉर्न हो रहे हो और डेथ ज्यादा ना हो रही हो तो पॉपुलेशन बढ़ने लगती है। नेक्स्ट, नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन मतलब अगर किसी एक एरिया में पॉपुलेशन कम होने लग जाए तो हम उसे नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहेंगे। नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन अक्सर कब होता है? मान लो कहीं पे बच्चे उतने बॉर्न नहीं हो रहे और डेथ बहुत ज्यादा हो रही है तो पॉपुलेशन कम होने लग जाएगी। नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हम इसे कहते हैं। चलो ठीक है, तो ये इतना अभी तक आपने जो पढ़ा ये हमारे बुक में एक छोटे से बॉक्स में दे रखा था, पर इंपॉर्टेंट है तो मैं स्किप नहीं करना चाहती थी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। ठीक है, मतलब क्या कारण है जिसकी वजह से पॉपुलेशन बदल सकता है? तो 3 कारण होते हैं। बर्थ, बच्चे बॉर्न हो रहे हैं, डेथ, लोगों की डेथ हो रही है, या माइग्रेशन, लोग शहर में आ रहे हैं या फिर लोग शहर के बाहर जा रहे हैं। एक एक करके देखते हैं बर्थ, डेथ और माइग्रेशन को। बर्थ का क्या मतलब है? बर्थ को हम अक्सर ज्योग्राफी में क्रूड बर्थ रेट की तरह एक्सप्रेस करते हैं। क्रूड बर्थ रेट का क्या मतलब है? नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन अ ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो क्रूड बर्थ रेट मतलब कितने बच्चे उस ईयर में बॉर्न हुए पर 1000। ठीक है, मतलब अभी के लिए सुन लो, आप फॉर्मूला देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो क्रूड बर्थ रेट का जो फॉर्मूला होता है उसे हम कहते हैं BI/P × 1000। ठीक है,
CBR मतलब क्रूड बर्थ रेट, BI मतलब कितने बच्चे बॉर्न हुए, P मतलब उस ईयर में मिड ईयर के टाइम पे कितनी पॉपुलेशन थी उस जगह पर, इनटू 1000। ठीक है, तो कुछ नहीं हमें करना, बच्चे कितने बॉर्न हुए पता कर लो, उस एरिया का पॉपुलेशन पता कर लो, इनटू 1000 कर लो, जो आंसर आएगा उसको हम क्रूड बर्थ रेट कहते हैं। कूल है, क्रूड बर्थ रेट सबको आ गया समझ। यार आप लोगों को ये फॉर्मूलास याद करने हैं, ठीक है, पता होने चाहिए। चलो डेथ रेट क्या होता है, तो जैसे बर्थ रेट कैलकुलेट करना जरूरी होता है वैसे डेथ रेट भी कैलकुलेट करना जरूरी होता है। पॉपुलेशन को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए वहां का डेथ रेट कितना है, और डेथ रेट को हम लोग ज्योग्राफी में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, हम कहते हैं क्रूड डेथ रेट एक एरिया का। क्रूड डेथ रेट का फॉर्मूला क्या होता है, D/P इंटू 1000। ठीक है, D/P इंटू 1000। D मतलब एक एरिया में डेथ कितनी हो रही है, P मतलब उस साल मिड ईयर में क्या पॉपुलेशन थी, मतलब एक एरिया की क्या पॉपुलेशन है, इनटू 1000। ठीक है, तो पता कर लो डेथ कितने हो रहे हैं, पता कर लो पॉपुलेशन क्या है, इनटू 1000 कर लो, आपको क्रूड डेथ रेट मिल जाएगा। कूल है, क्रूड डेथ रेट हो गया। आगे आ जाओ, माइग्रेशन क्या होता है, छोटे क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। माइग्रेशन मतलब जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हम उसे माइग्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब माइग्रेशन में दो टर्म्स होते हैं, प्लेस ऑफ ओरिजिन और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। क्या मतलब है इसका, मान लो अभी मैं हरियाणा में हूं, ठीक है, और मान लो मैं छुट्टी मनाने केरला चली जाऊं, ठीक है, तो ये एक तरीके का माइग्रेशन हुआ है ना। प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या है मेरा, हरियाणा, मतलब मैं कहां से निकल रही हूं, हरियाणा से। प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन क्या है मेरा, मैं कहां जा रही हूं, केरला। तो माइग्रेशन में क्या होता है, एक प्लेस ऑफ ओरिजिन होता है, मतलब जहां से आप निकल रहे होते हो, और एक प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन होता है, मतलब जहां पर आप जा रहे होते हो। ठीक है, तो क्या होता है, प्लेस ऑफ ओरिजिन में पॉपुलेशन कम होती है, लोग हरियाणा से जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे पॉपुलेशन कम होने लगेगी, और लोग जा कहाँ रहे हैं, केरला जा रहे हैं, तो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन में पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी। ठीक है, प्लेस ऑफ ओरिजिन में पॉपुलेशन कम होने लगेगी और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन में पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी। तो माइग्रेशन समझना जरूरी है अगर आप किसी एक एरिया के पॉपुलेशन को समझना चाहते हो तो। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या बता रहे हैं कि माइग्रेशन परमानेंट हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि लोग परमानेंटली एक जगह को छोड़कर दूसरे जगह जाकर सेटल हो जाए, कभी कभी टेम्पररी होता है। ठीक है, कभी कभी सीजनल होता है। सीजनल मतलब मान लो जैसे हरियाणा में बहुत तेज ठंड पड़ती है, मान लो मेरे से ठंड झेला नहीं जा रहा, तो ऐसे में मैंने क्या सोचा कि हरियाणा अच्छी जगह है पर मेरे से ये ठंड नहीं संभाली जा रही, तो मैं सिर्फ विंटर्स के लिए केरला चली जाती हूँ, फिर समर में वापस हरियाणा आ जाऊंगी। तो ये सीजनल हो गया। तो मतलब ऐसे अलग अलग टाइप के माइग्रेशन होते हैं। ठीक है, कभी कभी लोग गांव से शहर माइग्रेट करते हैं, कभी कभी लोग एक शहर से दूसरी शहर माइग्रेट करते हैं। तो ऐसे अलग अलग टाइप के माइग्रेशन होते हैं। माइग्रेशन में ना दो टर्म्स आपको पता होने चाहिए, दो शब्द आपको पता होना चाहिए, एक है इमिग्रेशन और एक है एमिग्रेशन। सुनने में सेम सेम से ही लग रहे हैं पर स्पेलिंग पे ध्यान दो, एक आई से स्टार्ट हो रहा है और एक ई से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। आपको समझाया जा रहा है कि माइग्रेशन के अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, मतलब अलग अलग कारण होते हैं जिसकी वजह से हम माइग्रेशन करते हैं। एक कारण होता है जिसको हम कहते हैं पुश फैक्टर। पुश फैक्टर मतलब मान लो आप जिस एरिया में हो आपको वो जगह अच्छी नहीं लग रही, ठीक है, तो जो भी रीजन है जिसके वजह से आपको लग रहा है कि यार मुझे यहाँ पर नहीं रहना, उसे कहते हैं पुश फैक्टर। मतलब वो जगह आपको धक्का दे रही है कि यार यहाँ से निकलो, ये जगह अच्छी नहीं है। पुश फैक्टर में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। मान लो आपको वहां पर काम नहीं मिल रहा, मान लो आपको यहाँ पर क्लाइमेट अच्छा नहीं लग रहा, मान लो यहाँ पर डिजास्टर्स बहुत हो रहे हैं, ठीक है, मान लो आसपास आपको जगह अच्छी नहीं लग रही। मतलब जिन भी रीजंस की वजह से आपको लग रहा है ना ये जगह अच्छी नहीं है, मुझे ये जगह छोड़कर जाना है, उसे हम कहते हैं पुश फैक्टर्स। तो कभी कभी लोग माइग्रेशन क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें वो जगह अच्छी नहीं लगती, पुश फैक्टर की वजह से। नेक्स्ट, लोग माइग्रेशन क्यों करते हैं, पुल फैक्टर की वजह से। पुल फैक्टर मतलब आपको किसी और जगह को देखकर लग रहा है कि वो जगह मुझे वहां बुला रही है, वो जगह मुझे पुल कर रही है, मतलब उस जगह में कुछ अच्छा है, कुछ खास है, उस वजह से आप
अपनी जगह छोड़कर वहां जाना चाहते हो। तो पुल फैक्टर में क्या आ जाता है, मान लो कोई और शहर है जहां पर पढ़ाई अच्छे से हो रही है, हेल्थ अच्छा है, जहां पर शांति है, जहां पर एम्प्लॉयमेंट है, जहां पे क्लाइमेट अच्छा है, तो आप अपनी जगह छोड़कर वहां चले जाओगे। ऐसे फैक्टर्स को हम कहते हैं पुल फैक्टर्स। तो ये दो फैक्टर्स आपको याद रखने हैं। कूल है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, ये है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, और ये मतलब लास्ट टॉपिक है आपका, ठीक है। तो मतलब एक जोश आ गया होगा ना अचानक से लास्ट टॉपिक सुन के। चलो तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पढ़ते हैं। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में आपसे कहा जा रहा है कि हर एक जगह टाइम के साथ बदलती है, ठीक है। ट्रांजिशन मतलब चेंज होना, तो टाइम के साथ हर एक जगह चेंज होती है। तो मान लो ये कोई जगह है, ठीक है, जहां पर बहुत हाई बर्थ रेट है, बहुत ज्यादा बच्चे बॉर्न हो रहे हैं, पर बहुत सारे बच्चों की डेथ भी हो रही है। हाई बर्थ रेट है और हाई डेथ रेट भी है, ठीक है। और मान लो यहाँ पे ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं, और यहाँ पर ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, एजुकेटेड नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा, टाइम के साथ साथ ये जगह थोड़ी थोड़ी डेवलप होगी, और एक ऐसा टाइम आएगा जब यही जगह बदल के एक अलग जगह बन जाएगी, जहां पर बर्थ रेट क्या होगा, बर्थ रेट भी कम होगा और डेथ रेट भी कम होगा, ठीक है। और जहां पर लोग एग्रीकल्चर को छोड़कर धीरे धीरे इंडस्ट्री ज्यादा बनाने लगेंगे, और जहां पर लोग पढ़े लिखे बहुत ज्यादा होंगे। तो ये जो बदलाव है एक ऐसे एरिया का जहां पर लोग पढ़े लिखे नहीं और एग्रीकल्चर ज्यादा है, एक ऐसे एरिया का एक ऐसे इलाके में बदल जाना जहां पे इंडस्ट्री ज्यादा और लोग पढ़े लिखे हैं, इसको हम कहते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है। और ये जो पूरा साइकिल होता है, ठीक है, मतलब एक पूरा साइकिल जिसमें एक जगह बदल के एक नई जगह बन रही है, इस साइकिल को हम कहते हैं डेमोग्राफिक साइकिल। अभी तो आप लोगों ने मेरे अजीब से ड्राइंग के साथ समझा, अब हम एनसीईआरटी के डायग्राम के साथ समझते हैं। तो आपसे कह रहे हैं कि मान लो कोई एक गांव है, वहां पर लोग खेती ज्यादा करते हैं, वहां पर एजुकेशन कम है, वहां पर बर्थ रेट ज्यादा है और डेथ रेट भी ज्यादा है। टाइम के साथ साथ इस एरिया में डेवलपमेंट होगा, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होगा, और यही एरिया बदलकर एक शहर बन जाएगा जहां पर एग्रीकल्चर की जगह लोग इंडस्ट्रीज ज्यादा संभालते होंगे, और जहां पर एजुकेशन ज्यादा होगा, जिसके वजह से बर्थ रेट कम हो जाएगा और लोगों की डेथ भी कम होगी, क्योंकि धीरे धीरे वहां पे टेक्नोलॉजीज, हॉस्पिटल ये सब आने लग जाएंगी। इसे हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहते हैं। बहुत ही मतलब इजी डायग्राम है। तो अगर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में या आपकी किसी भी एग्जाम में, तो ये छोटू सा क्यूट सा डायग्राम बनाकर आना, ठीक है। टीचर एकदम खुश हो जाएगी कि अरे वाह, इसने तो डायग्राम भी बना दिया। तो ये डायग्राम बनाकर आना, ठीक है। तो अब ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है ये स्टेजेस में होता है, ठीक है। जो पहला स्टेज होता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का, उसमें क्या होता है, हाई फर्टिलिटी और हाई मोर्टालिटी होता है। हाई फर्टिलिटी मतलब बहुत सारे बच्चे बॉर्न हो रहे हैं, हाई मोर्टालिटी मतलब बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है। क्या कारण रहता है इसका? इसका कारण ये है कि बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है क्योंकि हेल्थ में कोई डेवलपमेंट नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। अब इतने बच्चों की डेथ हो रही है तो वो कंपनसेट करने के लिए बर्थ रेट भी हाई है, ठीक है। और इस टाइम पे फर्स्ट स्टेज में ना लोग एग्रीकल्चर ज्यादा करते हैं और एग्रीकल्चर में बहुत मेहनत लगती है, तो लोग सोचते हैं कि हमारी फैमिली जितनी बड़ी होगी उतना बढ़िया होगा, उतने लोग होंगे खेत पे काम करने के लिए। इस टाइम पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है, मतलब लोग जल्दी मर जाते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी ज्यादा होता नहीं है, तो इसीलिए डेथ रेट भी बढ़ने लग जाता है। आज से कुछ 200 साल पहले पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज थी वो सब फर्स्ट स्टेज पे थे। ओके चलो सेकेंड स्टेज के बारे में बात करते हैं। सेकेंड स्टेज की शुरुआत में बर्थ रेट हाई रहता है, पर जैसे जैसे सेकेंड स्टेज में हम थोड़ा आगे बढ़ने लग जाते हैं बर्थ रेट कम होने लग जाते हैं और डेथ रेट भी कम होने लग जाता है, क्योंकि इस टाइम तक आते आते हम हेल्थ में डेवलपमेंट कर लेते हैं और सैनिटेशन में डेवलपमेंट कर लेते हैं, जिसकी वजह से डेथ रेट को हम थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं। तो इस टाइम पर क्या होता है, पॉपुलेशन बढ़ रही होती है पर कंपैरेटिवली फर्स्ट स्टेज के कंपैरिजन में कम बढ़ रही होती है। लास्ट स्टेज में क्या होता है, लास्ट स्टेज तक आते आते बर्थ रेट भी बहुत कम होता है,
डेथ रेट भी बहुत कम होता है, तो पॉपुलेशन बहुत धीरे धीरे बढ़ रही होती है लास्ट स्टेज में। इस स्टेज तक आते आते वो एरिया अर्बनाइज्ड हो जाता है, मतलब शहर आ जाते हैं, इंडस्ट्रीज आ जाते हैं, लोग पढ़े लिखे हो जाते हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बर्थ रेट भी कम होता है और डेथ रेट भी कम होता है। तो ये पूरा, ठीक है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के 3 स्टेजेस पढ़ने के बाद हमें ये आइडिया लगता है कि हम जो ह्यूमंस हैं, हम बहुत फ्लेक्सिबल हैं, हम जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं, हम जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं, है ना। हम लोग सिचुएशन के हिसाब से हमारा बर्थ रेट और डेथ रेट चेंज होता रहता है। आज के टाइम पे अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग एरिया, इनमें से अलग अलग स्टेजेस के कैटेगरी में आते हैं। एक डायग्राम दे रखा है इसका, इस डायग्राम से समझ लेते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेज है हमारा ट्रांजिशन का, उसमें क्या है, बर्थ रेट भी ज्यादा है, डेथ रेट भी ज्यादा है। जो सेकेंड स्टेज है हमारे ट्रांजिशन का, उसमें स्टार्टिंग में बर्थ रेट हाई है, फिर धीरे धीरे बर्थ रेट देखो गिरने लग गया, ठीक है, और डेथ रेट भी टाइम के साथ साथ कम होता जा रहा है। और ये जो बीच का गैप है, यहाँ पर पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है। थर्ड स्टेज तक आते आते क्या हुआ, बर्थ रेट भी काफी कम है, डेथ रेट भी काफी कम है, ठीक है। तो स्टेज 1 के कैटेगरी में क्या आता है, बांग्लादेश। स्टेज 2 के स्टार्टिंग वाले कैटेगरी में कौन आता है, पेरू, ठीक है। स्टेज 2 के एंडिंग वाले कैटेगरी में कौन आता है, श्रीलंका। और स्टेज 3 के कैटेगरी में कौन आता है, कनाडा, जापान और यूएसए जैसी कंट्रीज, ठीक है। आई एम वेरी श्योर आपको ये ग्राफ थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, पर अब आपको ये ग्राफ समझ में आ गया होगा। लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, मतलब वो क्या तरीके हैं जिनसे हम अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज हमें क्या करना है, फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग मतलब प्लान कर लेना कि फैमिली में कितने बच्चे होने चाहिए, जो बच्चे हैं उनमें एज का कितना गैप रखना चाहिए, ये सब पहले से ही प्लान कर लेना, इसे हम फैमिली प्लानिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि फैमिली प्लानिंग बहुत जरूरी है विमेन के हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। विमेन के हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैमिली प्लानिंग कर लेना। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो हैं वो इजीली अवेलेबल होने चाहिए, तभी पॉपुलेशन कंट्रोल होगा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी फैमिलीज है ना, उनको हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर इतने से ज्यादा बच्चे होंगे एक फैमिली में, तो उस फैमिली को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा कुछ टैक्स डिसइंसेंटिव लगा सकते हैं, जिससे लार्ज फैमिलीज को हम प्रमोट करें कि लेस साइज की फैमिलीज को हम एंकरेज करते हैं कंट्री में, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं, ठीक है। हम लोग अवेयरनेस फैला सकते हैं कि ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन से क्या दिक्कत होती है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम लोग अपने देश में पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक लास्ट थियोरी आपको बताई जा रही है कि थॉमस मैल्थस नाम के एक पर्सन थे, उन्होंने 1798 में एक थियोरी दी, ठीक है। तो उनकी इमेज मैंने यहाँ पे डाल दी आप लोगों के रेफरेंस के लिए। उन्होंने अपनी थियोरी में क्या बोला कि एक ऐसा टाइम आएगा कि लोग बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और खाना उतना नहीं होगा, और ऐसे टाइम पीरियड में क्या होने लगेगा, फेमिन आने लगेगा, यानी लोग भूख के वजह से मरने लगेंगे, डिजीज आने लगेंगे, लोग वॉर करने लगेंगे। तो थॉमस मैल्थस ने कहा कि वॉर, डिजीज, फेमिन तक जाने से अच्छा है आप अभी से ही अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल करो, ठीक है। तो प्रिवेंशन इज बेटर, ठीक है। इसका वेट मत करो कि आगे जाकर एक टाइम आएगा कि खाने से ज्यादा हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी, फिर हम वॉर करेंगे, फेमिन करेंगे। थॉमस कह रहे हैं कि उससे बेटर है अभी से ही अपना प्रिवेंशन स्टार्ट कर दो, ताकि वॉर, फेमिन ये सब देखने का कोई मौका ही ना आए। ओके, चलो इसी के साथ कन्फेटी टाइम, फाइनली हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस वीडियो को देखा। पैट योर बैक, गुड जॉब। पर भागो मत कहीं पर, मुझे कुछ चीजें बतानी है आपको। तो पिछले क्लास में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, विच स्टेट हैज हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बिहार में है। तो देखते हैं कौन से बच्चों ने फास्टेस्ट आंसर करा था इस क्वेश्चन को। तो कैथरीन, गौरी, गुनगुन, वेरी गुड, और अनवी, अन्वेषा, रेशमी, बहुत बढ़िया। सब लोग इन बच्चों के लिए क्लैप कर दो। आज के क्लास में भी मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है, जिनको भी आंसर पता है जब ये वीडियो फिनिश हो जाएगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताना,
नेक्स्ट क्लास में जो भी बच्चा फास्टेस्ट आंसर करेगा उसके लिए क्लैपिंग होगी। तो क्वेश्चन है आपका, माइग्रेंट्स हु मूव इनटू अ न्यू प्लेस आर कॉल्ड। कोई एक जगह है, जो माइग्रेंट्स उस जगह के अंदर जा रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे? एमिग्रेंट्स, एनआरआई, इमिग्रेंट्स या फिर नन? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। और मुझे आपको एक और चीज बतानी है कि अगस्त 25 से लेकर अगस्त 31 तक मैं आप लोगों के लिए हसल सीरीज ला रही हूँ। हसल सीरीज में मैं आप लोगों को एकदम फ्री एजुकेशन देना चाहती हूँ। ये फ्री क्लासेस हमारी अनअकैडमी के ऐप पर होंगी और इन फ्री क्लासेस का लिंक कुछ दिनों बाद आपको हमारे इसी चैनल के कम्युनिटी वाले सेक्शन में मिल जाएगा या फिर हमारे सोशल स्कूल टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस सीरीज में मैं आप लोगों को अगस्त 25 से लेकर अगस्त 31 के बीच में पॉलिटिकल साइंस के हाफ ईयरली की तैयारी कराऊंगी। मैराथन होंगे, वन शॉट होंगे, बहुत सारे क्विजेस होंगे जिसके थ्रू हम लोग पॉलिटिकल साइंस के बुक 1 एंड बुक 2 के आधे आधे चैप्टर्स को निपटा देंगे। तो इस सीरीज में जरूर आना, आपको लिंक बहुत जल्द 1-2 दिन के अंदर मिल जाएगा। अपने सारे ह्यूमैनिटीज के क्लासमेट्स को बताओ कि अनुष्या दीदी हसल सीरीज लेकर आ रही हैं जिसमें फ्री लाइव क्लासेस होंगी। ओके, चलो, तो ये तो मेरी रिकॉर्डेड क्लासेस थी। अगर आपका कभी मेरे लाइव क्लासेस में आने का मन करे तो मेरी फ्री लाइव क्लासेस होती हैं जैसे हसल सीरीज में होगी। इन फ्री लाइव क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आपको एक कोड यूज करना होगा। हसल सीरीज में भी फ्री क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए कोड यूज करना होगा और वो कोड है आपका अनुष्या, ANUSHYA। ठीक है, और अगर आप लोग डेडिकेटेड तरीके से नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन करना चाहते हो ह्यूमैनिटीज की, तो आप ही लोगों के डिमांड में हम लोगों ने प्रॉपर बैचेस भी स्टार्ट करे हैं। तो इन बैचेस का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लास 11th, क्लास 12th और CUET का बैच भी है हमारे पास मैक्सिमम डिस्काउंट्स के साथ। इन बैचेस को ज्वाइन करने के लिए आपको कोड यूज करना है अनुष्या, ANUSHYA। तो तुम्हारी दीदी का नाम चलता है अनअकैडमी में, ये कोड यूज करना फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट्स अनअकैडमी के हर कोर्स में। चलो बच्चों, तो आज मुझे आप लोगों को इतना ही बताना था। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो और सारे क्लासमेट्स के साथ शेयर करो। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए। ओके बच्चों, तो अभी के लिए इतना ही। और हाँ, आज रात को 9 बजे हम लोग इसी चैप्टर से रिलेटेड एक क्विज करने वाले हैं। फ्री क्लास है। इस फ्री क्लास का लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। सब लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। अब ये चैप्टर फिनिश हो गया तो इस चैप्टर के नोट्स भी मैं टेलीग्राम पर ही डालूंगी। ओके, चलो बच्चों, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।